नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube के नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज फिर से अपन चैप्टर 12 को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 12 जो 10th क्लास का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सर्किल से रिलेटेड है। उसी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मतलब आप ये जो चैनल है वो पूरा देखिए। कम से कम जो स्टूडेंट्स है जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है वो व्यूअर्स कम से कम चैनल पूरा कंप्लीट देखे। और साथ में अपना एक लास्ट का सेगमेंट होता है, उसमें अपन बड़े बड़े महापुरुषों की और बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताया करते हैं। और साथ में कुछ जो रिसेंट टॉपिक्स है उनके ऊपर डिस्कस किया करते हैं। तो आप पूरा चैनल देखिए और उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं आपको एक चैप्टर 12 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूँ। तो उस थ्योरम का स्टेटमेंट में बताता हूँ आपको। द एंगल सबटेंडेड by any arc at the center of circle is twice of angle subtended by same arc in the remaining part of circle. ये चैप्टर 12 है। चैप्टर 12 का ये क्वेश्चन है अपने पास है, थ्योरम है, इंपोर्टेंट थ्योरम है चैप्टर 12 का, क्लास 10th का। और इसमें ये अपने को प्रूव करना है कि कोई भी आर्क है, सर्किल का कोई भी आर्क होता है, वो जो सेंटर पे एंगल बनाता है वो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा उसका जस्ट डबल होगा। तो इसके 3 केसेज होते हैं अपने पास। एक अपन इफ वी टेक माइनर आर्क, अगर अपन माइनर आर्क लेते हैं, इफ वी टेक मेजर आर्क, अगर मेजर आर्क लेते हैं, और इफ वी टेक सेमी सर्किल। तो 3 तरह के डायग्राम्स इसमें बनते हैं और मैं तीनों डायग्राम बना के आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट केस के अंदर है, फर्स्ट केस के अंदर मान लो मैंने ये आर्क लिया ए और बी। व्हाट अबाउट आर्क? आर्क के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और आप पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे उनके अंदर। तो ये समझने के लिए आपको पिछले वीडियो भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें मैं सर्किल के बारे में बहुत चीजें बता चुका हूँ, कोर्स के बारे में, आर्क के बारे में और डायमीटर, रेडियस, उन सब के बारे में एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले वीडियो भी जरूर देखें, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो आर्क है, ये आर्क यहाँ पे अपना ए बी आर्क है। ये ए बी आर्क लिया हो अपना, पहले अपने ऐसे यहाँ तक। तो ये माइनर आर्क, ये माइनर है तो इसको माइनर आर्क बोलेंगे। और ये मान लो सर्किल का सेंटर है यहाँ पे ओ, ये सर्किल का सेंटर ओ। तो ये इतने पार्ट को आप छोड़ दीजिए, ये माइनर आर्क हो गया। अब बाकी बचा हो जो पार्ट है सर्किल का, ये इसका रिमेनिंग पार्ट हो जाता है। रिमेनिंग पार्ट पे कहीं पे भी अपन एक पॉइंट ले सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया सी। तो इस माइनर आर्क ने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया, इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो माइनर आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया ए ओ बी। कौन सा एंगल? ए ओ बी। और रिमेनिंग पार्ट पे इसी आर्क ने कौन सा एंगल बनाया, ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए और ए को बी से ज्वाइन कर दीजिए। तो रिमेनिंग पार्ट पे बनाया इसने एंगल ए सी बी। रिमेनिंग पार्ट पे बनाया कौन सा एंगल? ए सी बी। और सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया? ए ओ बी। एक तो ये कंडीशन हो गई। ये तो हो गया केस फर्स्ट। व्हेन आर्क इज माइनर। अब केस सेकंड की बात करें अपन। केस सेकंड के अंदर अपन एक दूसरा सर्किल बनाया मैंने। अब की बार सेमी सर्किल ले लिया मैंने, यहाँ पे ले लिए दोनों पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब ए और बी दोनों पॉइंट ले लिए। तो अब देखिए आर्क हाफ हाफ हो गए पूरे, आधा आर्क इधर हो गया और आधा आर्क ऊपर हो गया, हाफ हाफ आर्क हो गया। तो क्या बनता है? सेमी सर्किल।
तो ये बन गया सेमी सर्किल। ये इसका सर्किल का सेंटर है O, तो सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया इसने, और रिमेनिंग पार्ट मान लो इसको अपन सेमी से सर्किल लेते हैं, सेमी आर्क लेते हैं, तो ये रिमेनिंग पार्ट एक बार ऊपर वाला जो है रिमेनिंग पार्ट ले लेंगे। तो इसको ले लिया यहाँ पे पॉइंट C, तो इनको ज्वाइन कर दीजिए आप। तो रिमेनिंग पार्ट पे सर्किल है, कौन सा एंगल बना, ACB, रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बना ACB, और सेंटर पे एंगल कौन सा हो गया, AOB। ठीक है, तो ये केस सेकंड हो गया, ये केस सेकंड हो गया। इसमें क्या है, व्हेन आर्क इज सेमी सर्किल, सेमी सर्किल के आर्क हो, सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन, केस थर्ड, जो अपना केस थर्ड है उसके अंदर अपने को मेजर आर्क लेना है, मेजर आर्क। तो केस थर्ड के अंदर ये डायग्राम बनाया वापस। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया A, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया B। अब देखिए अब ये आर्क है, ये आर्क हो गया मेजर आर्क, और ये सेंटर है O, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दिया। तो अब जो एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ पे बनेगा, तो ये मेजर आर्क का एंगल हो गया। और रिमेनिंग पार्ट ये बच गया इसका, तो रिमेनिंग पार्ट के ऊपर मान लो एक पॉइंट मैंने C ले लिया, तो एंगल बन जाएगा अपने पास ACB। इस तरीके से अपने पास ये तीन डायग्राम से इसके अंदर है, व्हेन आर्क इज मेजर। तीन कंडीशन अपने अंदर, तो तीनों कंडीशंस के अंदर अपने को इसका जो प्रूफ है वो सब सेम होगा, प्रूफ में कोई अलग से नहीं होगा, एक ही बार में आपको प्रूफ करना है। कंडीशन 3 है, कौन कौन से में, आई रिपीट अगेन, व्हेन आर्क इज माइनर, व्हेन आर्क इज मेजर एंड व्हेन आर्क इज सेमी सर्किल। प्रूफ क्या करना है, मैंने आपको बताया कि कोई भी आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बनेगा उसका डबल होगा। जैसे मान लो कि इस डायग्राम से अपन देखें तो आर्क AB है, यहाँ पे माइनर आर्क है, सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया, AOB, और रिमेनिंग पार्ट पे इसी आर्क ने कौन सा एंगल बनाया, ACB। तो अपने को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है अपने को, गिवन में आपको क्या लिखना है, पहले आप गिवन लिखते हो तो गिवन में आपको क्या लिखना है, गिवन में आपको लिखना O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, AB इज माइनर आर्क, AB इज आर्क ऑफ सर्किल, एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क एट द सेंटर इज एंगल AOB एंड रिमेनिंग पार्ट एंगल ACB। ये क्वेश्चन से आप लिख सकते हो, इसमें कोई कुछ नहीं ज्यादा। और टू प्रूव अपने को क्या करना है, प्रूव करना है एंगल AOB जो सेंटर का एंगल है वो डबल होगा किसके, टू एंगल ACB। ये प्रूव करना है कि एंगल AOB है वो एंगल ACB का डबल होगा। किसी भी डायग्राम से कर लीजिए, सब में सेम ही है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करें, अपन एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या काम करेंगे, ड्रॉ a line through line segment through O from C and extended up to P। C से एक लाइन ड्रॉ करना है, ड्राई लाइन सेगमेंट थ्रू O में से जाना चाहिए, और स्टार्ट कहां से करना है, C से। तो C से एक लाइन ड्रॉ किया अपन ने, C से लाइन ड्रॉ की, सेंटर O से पास होनी चाहिए, और P तक ड्रॉ की, इसको एक्सटेंड किया, इसको P तक आगे एक्सटेंड किया, यहाँ तक। सभी डायग्राम्स के अंदर ऐसे ही शो करना है, हर डायग्राम्स के अंदर ऐसे ही शो करना है। ये करने इस शॉर्ट में आगे से लिख सकते हो कि फ्रॉम C ड्रॉ ए लाइन CP थ्रू O, या C से एक लाइन ड्रॉ किया जो सेंटर O से, ड्राई लाइन फ्रॉम C थ्रू सेंटर O एक्सटेंडेड अप टू P, इसमें लिखना है। उसके बाद में क्या करना है अपने को, तो प्रूव आ गया अपना, ये आ गया कंस्ट्रक्शन आ गया। उसके बाद में अपन इसका प्रूव करते हैं। प्रूव के अंदर कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले अपन एक ट्राइंगल लेंगे अपन OCA, इन ट्राइंगल OCA, इन ट्राइंगल OCA,
ओसी के अंदर देखिए आप ओसी इक्वल टू ओए, ओसी और ओए इक्वल है, क्यों इक्वल है? रेडियस ऑफ सर्किल, सेम सर्किल की जो रेडियस होती है वो इक्वल होती है। तो अपन लिखेंगे ट्राइंगल ओसी है, ओसी इक्वल टू ओए रेडाई। और एक ट्राइंगल की एक थ्योरम होती है कि इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो अगर ओसी और ओए इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ओसी के साइड के सामने, ओसी साइड के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? ओ ए सी। और ओए साइड के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? ओ सी ए। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल ओ सी ए, दोनों एंगल इक्वल है। इसका आगे आप लिख सकते हो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसमें आगे लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स opposite to equal sides are equal। अब देखिए आगे एक ये जो ट्रायंगल है ए ओ सी, इसके अंदर जो एंगल एओपी है, एंगल एओपी वो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये। एक्सटीरियर का मतलब ट्रायंगल के जो बाहर बनते हैं उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो एंगल एओपी है वो एक्सटीरियर एंगल है। और एक थ्योरम होती है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है। तो ये जो एओपी है वो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा हो गया? एक तो ये ओसीए और एक ओएसी, ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल हो गए, एंगल हो गए। इसको छोड़ना है, मतलब ये पास वाला एंगल है नहीं यहाँ पे जो बन रहा है, ये तो लीनियर पेयर है, ये तो मतलब इसके साथ में आ जाएगा। तो इस पास वाले एंगल को आपको लीव करना है, बाकी जो दो एंगल्स बचे हैं ना उनको अपोजिट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? एंगल एओपी इक्वल टू एंगल ओसीए प्लस एंगल ओएसी। और इसका रीजन देना है एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of opposite interior angles। इसका रीजन देना है एंगल ओपी इक्वल टू एंगल ओसी प्लस एंगल ओएसी। अब यहाँ पे देखिए आप ओएसी और ओसीए तो इक्वल है, तो अपन क्या करेंगे? ओसीए जो ओएसी है ना, ओएसी की जगह जो यहाँ पे ओएसी है उसकी जगह ओएसी की जगह लिख देंगे ओसीए, ओसीए लिख देंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे? एंगल एओपी इक्वल टू एंगल ओसीए प्लस एंगल ओसीए। कहां से लिखा? फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो एंगल एओपी आ जाएगा अपने पास 2 एंगल ओसीए, 2 एंगल ओसीए। एओपी आ जाएगा 2 एंगल ओसीए। ठीक है यहाँ तक। अब इसी तरीके से देखिए अगर अपन ये वाला ट्रायंगल लेते हैं बीओसी, अगर अपन बीओसी ट्रायंगल लेते हैं तो उसमें भी क्या होगा? ओबी इक्वल टू ओसी, ओबी और ओसी आपस में इक्वल है, दोनों सर्किल की रेडियस है तो इक्वल होगी, तो इनके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ओबी के अपोजिट एंगल कौन सा है? ओसीबी। ओसी के अपोजिट एंगल कौन सा है? ओबीसी। तो ओबीसी और ओसी भी इक्वल हो जाएगा, ओबीसी और ओसी भी इक्वल हो जाएगा। सेम प्रोसेस चलेगा, जैसे यहाँ पे ओसी इक्वल टू ए लिखा था वैसे यहाँ पे ओबी इक्वल टू ओसी करेंगे, और यहाँ पे ओएसी इक्वल टू ओसी लिखा था वैसे ही ओसी भी इक्वल टू ओबीसी लिखेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली। सिमिलरली अब देखिए ये एंगल बीओपी है, ये यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। जैसे इस ट्राइंगल के अंदर एओसी के अंदर एओपी था वो एक्सटीरियर एंगल था, वैसे बीओसी का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? बीओपी। तो बीओपी किसके सम के इक्वल होगा? अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। तो ओ सी बी प्लस ओ बी सी इनके इक्वल होगा। तो सिमिलरली क्या लिखेंगे अपन? एंगल बीओपी इक्वल टू 2 एंगल ओसीबी, 2 एंगल ओसीबी। सिमिलरली करके ये रिजल्ट लिखना है। इसको पूरा करके सोल्व करके दिखाने की आवश्यकता नहीं होती इसमें, एक बार एक चीज सोल्व कर दी तो सिमिलरली करके लिखा जा सकता है, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। 2 बार ओसीबी प्लस ओबीसी लिखेंगे तो ओबीसी की जगह वापस ओसीबी लिख देंगे, तो ओसीबी प्लस ओसीबी मिलकर के
टू एंगल ओसीबी हो जाएगा। अपने पास इक्वेशन सेकंड और थर्ड आ गई। अब लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, बाई एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए। तो देखिए एंगल एओपी प्लस एंगल बीओपी अपने पास आ जाएगा, एंगल एओपी प्लस एंगल बीओपी इक्वल टू, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ गया अपने पास एंगल ओसीए प्लस एंगल ओसीबी, एंगल ओसीए प्लस एंगल ओसीबी। अब डायग्राम देखिए, एओपी और बीओपी मिलके क्या बन जाता है, एओबी, एओपी यहाँ तक और बीओपी यहाँ तक, दोनों मिलके बन गया एंगल एओबी। तो इसको लिख देंगे एंगल एओबी, और ओसीए और ओसीबी मिलके क्या बन जाता है, देखो ओसीए ओसीबी पूरा मिलके बन जाता है एंगल एसीबी। तो एंगल एओबी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एंगल एसीबी, और ये अपने को प्रूव करना था, ये अपने को प्रूव करना था। तो इस तरीके से थ्योरम अपनी प्रूव हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और इसी की एक सब थ्योरम है, इसी की एक सब थ्योरम है कि आपको ये प्रूव करना है कि एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। सेमी सर्किल का जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का, ये प्रूव करना होता है। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना होता आपको। इसके लिए आपको ये वाला डायग्राम लेना है, ये सेकंड वाला डायग्राम लेना है। अब यहाँ देखिए एंगल एओबी कितने का है, सेमी सर्किल वाला एंगल लेंगे अपन, तो देखो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है, तो एंगल एओबी कितने का है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। और अभी अपन ने क्या सीखा है कि जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनता है वो मतलब सेंटर के एंगल का हाफ होता है। तो अगर एंगल एओपी 180 का है तो एंगल एसीबी कितने का होगा, 90 डिग्री का। 180 मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री का। क्यों आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही आर के बी के द्वारा बनाए हुए एंगल है, दोनों सेम एंगल, दोनों एंगल और सेम आर्क के द्वारा बनाया गया है। एक सेंटर पे बनाया हुआ है और दूसरा अपना का बनाया हुआ है रिमेनिंग पार्ट पे। तो इसकी अगर ये थ्योरम आ जाती है तो 2 स्टेप आपको करनी है। एंगल एओबी इक्वल टू 180 डिग्री, छोटा सा स्टेप करना है इसके अंदर, एंगल एओबी इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल एसीबी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और 2 से कट कर दीजिए इसको तो 90 डिग्री आ जाएगा। और इसमें स्टेटमेंट डाल देना आगे, स्टेटमेंट इस थ्योरम का डालना है, बिकॉज वी नो एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो इतने सी 2 लाइन की थ्योरम्स होती है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। और इसका रीजन क्या था कि एंगल एओबी इक्वल टू 180 डिग्री एंगल एट द स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से ये थ्योरम भी अपनी कंप्लीट हो जाती है। तो आज के जो वीडियो इसके अंदर मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताई गई है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आगे नेक्स्ट वीडियो अपन करेंगे तो उसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड है, तो वो अपन और सीखेंगे। उसके बाद में चैप्टर 12 लगभग अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो विचार जाते जाते अपन ने कुछ बातें करते हैं, आपस की बातें करते हैं। तो उसके लिए आज का सुविचार ये है कि इफ वी कैन थिंक एनीवे व्हाई डोंट वी थिंक बिग। मेरे कहने का मतलब है कि अगर अपन कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र है, तो अच्छी बात यह है कि अपन बड़ा सोचे। बड़ा सोचेंगे तो बड़े बनेंगे। अगर अपनी सोच छोटी होगी तो ज्यादा बड़ा लक्ष्य अपन प्राप्त नहीं कर सकते। तो बड़ा सोचो और उसके लिए एक्ट करो। जितना अपन सोच रहे हैं उसके हिसाब से हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। केवल सोचने से तो कुछ नहीं होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी को कहा कि मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, तो हाउ मच आई हैव टू पे, मुझे कितना पे करना पड़ेगा। उस दूसरे वाले व्यक्ति ने जवाब दिया सर कुछ नहीं, क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते। तो केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। सोचो और उस सोच को बड़ी बनाने के लिए, उस बड़ी सोच को रियल में लाने के लिए हार्डवर्क करो। ये मेरा आज का विचार है आपको। और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिससे मैं आगे से और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए भेज सकूं, बना सकूं। और प्लीज आप जरूर सब्सक्राइब करिए इसको। और थैंक्स, धन्यवाद।